गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग मुस्कान। गुड मॉर्निंग तौशी। गुड मॉर्निंग कुलदीप। गुड मॉर्निंग राहुल। अच्छे हैं प्रिया एकदम। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? वेरी गुड। तो चलिए बताइए मुझे एक बार फटाफट से कौन सा हमारा टॉपिक चल रहा था और क्या हमने कर लिया था। लास्ट टाइम वी स्टडी कॉन्टिजेंट एसेट। व्हाट इज टुडे टॉपिक? ओके। रक्षा कह रही है कि सर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को समझाना है। तो उसका डेफिनेशन लिखवा दिया था क्या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का? ओके। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन लिखवा दी थी तो इसको एक बार समझाना है, तो एक बार आप समझिए। देखिए, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी लायबिलिटी जो कि पर्टिकुलर आज अगर हम बात करें तो आज हमारी कोई भी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर वो अराइज होगी। ठीक है ना? फ्यूचर में जो भी लायबिलिटी अराइज होगी वो क्या कहलाती है? आपकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। आज आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है उससे रिलेटेड, फ्यूचर में अराइज होगी। इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिखवाया था। जैसे कोर्ट में कोई केस वगैरह है और उससे आपका आप कोई केसेस या तो हार गए तो आपकी लायबिलिटी अराइज होगी। आपकी लायबिलिटी अराइज होगी। तो उस केस में राकेश, पेज नंबर कुछ भी नहीं है मेरे पास में, बुक वगैरह कुछ भी नहीं है। मेरे पास में नहीं है बुक वगैरह कुछ भी। आपके पास कौन सा है पेज नंबर? तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर सर्टेन इवेंट के होने पर। अगर वो इवेंट अकर हुआ तब वो आपकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, अदरवाइज वो लायबिलिटी आपकी अराइज नहीं होगी। ठीक है? तो कैसे एक पर्टिकुलर, जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति ने बिजनेस पे केस करा हुआ था। ठीक है? और फ्यूचर में ये पता नहीं है कि केस जो है वो कौन जीतेगा, कंज्यूमर जीतेगा या फिर बिजनेस जीतेगा। ठीक है? तो हम वो डिपेंड करता है इवेंट ऑफ द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लायबिलिटी अराइज होगी या नहीं होगी। जब अभी अभी तक आपको यही पता नहीं है, देखो, कोई भी लायबिलिटी आपको फिक्स हो जाती है कि आपको पे करना है, तब तो उसको आप मान लेते हो कि हाँ ये हमारी लायबिलिटी है और उसको आप रिकॉर्ड भी कर लेते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है कि ये लायबिलिटी हमें पे करनी है। लेकिन
ऐसी कोई लाइबिलिटी जिसका अभी कोई अंदाजा नहीं है कि वो अराइज होगी या नहीं होगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर फ्यूचर के इवेंट के अकर होने पर। तो जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि किसी ने केस किया बिजनेस पे और वो केस चल रहा है, केस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, 2 3 साल 5 साल हो गए, और एट द एंड केस जो है वो मेरे फेवर में भी हो सकता है और कंज्यूमर के फेवर में भी हो सकता है, इसका कोई पता नहीं है। तो जब तक हमें यही पता नहीं है कि लाइबिलिटी अराइज होगी या नहीं होगी, तब तक हम उसको लाइबिलिटी नहीं मान सकते हैं, तब तक हम उसको लाइबिलिटी नहीं मान सकते हैं। इसीलिए हम उसको हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर जो बैलेंस शीट है उसके अंदर रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तक हमें ये पता भी नहीं है कि वो एक्चुअल में लायबिलिटी होगी या नहीं होगी। सपोज अगर केस हम जीत गए, केस हम जीत गए, तो उस केस में हमारी कोई भी लायबिलिटी अराइज हुई नहीं ना, ठीक है। और सपोज कि केस कौन जीत गए, कंज्यूमर जीत गया, तो कंज्यूमर ने क्लेम किया कि मुझे इतना पैसा जो है वो क्लेम का चाहिए, तो फिर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि बिजनेस आपको इतना पैसा क्लेम का देगा, 10,000 20,000 50,000 जो भी अमाउंट होता है। तो फिर उस केस में वो क्लेम अराइज हो गया और लाइबिलिटी हमारी अराइज हो गई, क्योंकि डिसीजन दे दिया कोर्ट ने कि आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, बिजनेस को कहा, तो बिजनेस की लाइबिलिटी अराइज हो गई। तो ये डिपेंड किस पे हुआ, केस के जीतने या ना जीतने पर। तो ये डिपेंड करता है फ्यूचर में कोई इवेंट अकर होने या ना होने पर। इस वजह से हम इस कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखते हैं, बैलेंस शीट के बाहर, बैलेंस शीट बना ली, बैलेंस शीट के बाहर जब हम फुटनोट्स, बैलेंस शीट के नीचे की साइड में उसको बोलते हैं फुटनोट्स, तो फुटनोट्स के अंदर हम लिखते हैं कि ये इतना रुपए की जो लायबिलिटी है वो हमारी अराइज हुई है। तो बताइए, समझ में आया आपको ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी? तो कहाँ पे लिखते हैं हम बैलेंस शीट में ना लिखकर, और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को कहाँ पे लिखते हैं, बताइए। फुटनोट्स के अंदर। वेरी गुड। इकोनॉमिक इवेंट टॉपिक थोड़ी है। इकोनॉमिक इवेंट तो एक टर्म है। इकोनॉमिक इवेंट तो एक क्या है, टर्म है। तो अब देखिए बेटा, ये सारे जो टर्म है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं कि क्या क्या टर्म होते हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो चैप्टर ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया है, और अब हम जो है वो करने जा रहे हैं, नया टॉपिक हम डालेंगे और उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन
नया जो एक चैप्टर है, ये बेसिक टर्म का जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो गया है। और भी बीच में कोई ऐसे वर्ड्स यदि आते रहेंगे तो मैं धीरे धीरे उनको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। आप एक पेज या दो पेज वहां पर छोड़ दीजिएगा बेसिक टर्म के अंदर, तो वहां पर जब भी कोई भी नया वर्ड आएगा तो वहां पर हम और उसको लिख लेंगे, तो वहां पर आप एक पेज या दो पेज छोड़ दीजिएगा। हाँ बेटा, नया चैप्टर है रोहित, तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या मेंशन किया आपने? तो नया चैप्टर है बेटा ये, अभी ये जो आपने भेजा है मुझे, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म, ट्रेड पेबल, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, नया एक चैप्टर है। अपूर्वा, ये वाली सारी चीजें आपके आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखिए स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आप क्या करना, अकाउंटिंग इक्वेशन का जो मेन जो हेडिंग डाल रहे हो उससे पहले दो पेज छोड़ देना, ताकि कोई नए वर्ड्स यदि आते रहेंगे तो हम जो बेसिक टर्मिनोलॉजी के ये सारे पढ़े हमने, उसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब सुनिएगा बेटा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कहूं, सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन, आपने इक्वेशन तो पढ़ी होगी, ट्वेल्थ के अंदर इक्वेशन पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? ट्वेल्थ के अंदर इक्वेशन पढ़ी थी ना? वेरी गुड। तो उसके अंदर बेटा आपने एक चीज सीखी थी, क्या सीखी थी? ये अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये होता है, क्या लिखा हुआ है ये? वेरी गुड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो जब कोई भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए किसके, राइट हैंड साइड के, तो उस केस में हम ये मानते हैं कि हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई, ठीक है। तो हमें भी यही करना है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो एक साइड में हम क्या लेते हैं वो देखिएगा, और दूसरी साइड में हम क्या लेते हैं वो देखिएगा। तो देखिए,
देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसका एक इक्वेशन मैंने आपको बताई है, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लिख लिया आपने? ये इक्वेशन लिख ली क्या सभी ने? तो बेटा आपको ये समझना है कि हमारी जो भी एसेट है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? जो भी हमारी लायबिलिटी है और प्लस कैपिटल है उसके इक्वल होनी चाहिए। अभी हम समझा देते हैं आपको, ठीक है? तो सबसे पहले एसेट, इक्वेशन में क्या आ रही है? एसेट का नाम आ रहा है। एसेट आपको मैंने लिखवाया था। एसेट का क्या मतलब होता है? ऐसी कोई भी थिंग जिसके ऊपर हमारा राइट है, जो हमारी है, ऑनरशिप हमारी है जिसके ऊपर, वो हमारी क्या होती है? एसेट होती है। या फिर दूसरा दूसरा एक और पॉइंट इसके अंदर मैंने लिखवाया था, कोई भी एक अमाउंट जिसको हमें रिसीव करना है किसी अदर पर्सन से, तो वो भी हमारी क्या है? एसेट है। तो कोई अमाउंट हमें रिसीव्ड करना है, और या फिर दूसरा पॉइंट एक और क्या होगा कि कोई भी एनीथिंग जिसके ऊपर हमारा अधिकार है, वो हमारी ऑनरशिप में है, जिसके ऊपर हमारा राइट है, वो भी हमारी क्या है? एसेट है। तो वो सारी चीजें हम किस तरफ लिखेंगे? LHS, लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल आप सभी लोग जानते हो कि जो भी अमाउंट बिजनेसमैन या फिर ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है टू रन द बिजनेस, वो क्या कहलाता है? आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कोई भी व्यक्ति मतलब ऑनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। ठीक है? और दूसरा वर्ड आ रहा है हमारा लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी के अंदर हम बात करेंगे कि ऐसा कोई भी अमाउंट जिसको हमें पे करना है, अभी तक हमने पे नहीं किया। ठीक है? तो लाइबिलिटी का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने हमें गुड्स को सप्लाई किया है, हमें गुड्स भेजा है क्रेडिट पे, उधार। अब अभी तक हमने उनको क्या नहीं दिया है? पेमेंट नहीं किया है क्रेडिटर्स को। तो अभी हम पेमेंट करेंगे उनका, तो वो क्या कहलाएंगी? हमारी लाइबिलिटी। और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम? हमने जैसे कि माना लोन लिया किसी से, बिजनेस ने क्या लिया? लोन लिया। तो लोन लिया है तो लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा ना, तो वो क्या होगी हमारी? वो भी लाइबिलिटी कहलाएगी हमारी। और जैसे एम्प्लॉयज हैं, उनको सैलरी देते हो आप, और आपने यदि सैलरी दे दी, यदि आपने सैलरी दे दी तो वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन किसी एम्प्लॉय की आपने सैलरी अभी तक नहीं दी, 4 या 5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, तो सैलरी नहीं दी। जैसे ही आपने सैलरी नहीं दी, वैसे ही आपकी लाइबिलिटी भी अराइज हो गई कि आपको सैलरी देनी है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी।
जब भी कोई सैलरी देनी होती है उसके आगे हम आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा देते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? हिंदी में आउटस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं? बकाया, ड्यू। तो सैलरी क्या है? अभी तक ड्यू है, अभी पेड नहीं करी है, इसलिए इसके आगे वर्ड क्या लगाया? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इसका मतलब सैलरी देनी है तो हमारी लायबिलिटी है। ठीक है। और भी एग्जाम्पल क्या होता है? बिल्स पेबल। देखो, बिल्स पेबल, एक तो मैं कहता हूं कि बिल पेड, बिल पेड, इसका मतलब क्या हुआ? बिल पेड का मतलब कि आपने बिल का अमाउंट पेड कर दिया। कोई भी बिल था, किसी भी प्रकार का, मान लीजिए बिल, उसका अमाउंट आपने पेड कर दिया, इसलिए उस क्या लिखा हुआ है? बिल पेड। लेकिन यदि मैं ये लिख देता हूं बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, इसका मीन्स क्या है? कि बिल जो है उसका अमाउंट अभी आपको देना है, अभी आपने बिल का पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो उसको कहते हैं बिल्स पेबल, देना है अभी तक आपको। ठीक है। ऐसे ही दूसरा वर्ड भी आता है, बिल रिसीव्ड। देखो, बिल रिसीव्ड, इसका मतलब क्या हुआ? कि बिल का पैसा आपको रिसीव्ड हो चुका है। रिसीव्ड, कोई भी बिल होगा उसका पैसा आपको रिसीव्ड हो चुका है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका बिल रिसीव्ड। क्या कह रहे हो बेटा? रक्षा, क्या कह रहे हो? डिबेंचर, डिबेंचर बेटा अभी आपको समझ नहीं आएगा इसलिए मैंने बताया नहीं, बाकी नॉर्मल वे के अंदर मैं अभी बता देता हूं। देखिए, डिबेंचर पहली बात तो हमारा जो कंपनी है उसके लिए यूज में लिया जाता है। कंपनी का जो बिजनेस होता है ना, वहां पर हम डिबेंचर का वर्ड यूज में लेते हैं। डिबेंचर एक बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। और वो कैसे? जब कोई भी बिजनेस अपने शेयर मार्केट में इशू करता है, तो शेयर देता है और उसके बदले में बिजनेस पब्लिक से क्या ले लेता है? पैसे ले लेता है। तो ये क्या हुई? एक तरीके से लायबिलिटी। एक एग्जांपल देखिए, समझिएगा। जैसे मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है। अब कंपनी स्टार्ट तो कर ली मैंने, लेकिन मेरे पास में क्या नहीं है? पैसा नहीं है। पैसा मेरी कंपनी में कौन लगाएगा? पब्लिक लगाएगी। तो जैसे पब्लिक आप है, अब मैं आपको क्या कहूंगा कि सभी से क्या करूंगा? मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए। तो आप ऐसे कैसे पैसा लगा देंगे? मेरे बिजनेस में ऐसे कैसे पैसा लगा देंगे? कोई प्रूफ तो होगा। तो मैं क्या कहूंगा आपको कि देखिए, मैं आपको एक सर्टिफिकेट दे रहा हूं जिसका नाम है डिबेंचर। ये एक डिबेंचर 1,000 रुपए का है। अब आप कितने डिबेंचर खरीदते हो? एक व्यक्ति ने कहा मैं 5 डिबेंचर खरीदूंगा। इसका मतलब उसने मुझे 5,000 रुपए दे दिए। 1,000 रुपए का एक डिबेंचर है, माना मैंने ऐसा। तो मैंने क्या किया? एक एविडेंस के रूप में, एक प्रूफ के रूप में एक डिबेंचर आपको दे दिया। तो 5 डिबेंचर आपको दे दिए, तो आपने उन डिबेंचर्स को रख लिया, और वो डिबेंचर 5,000 रुपए के थे और आपने मुझे 5,000 रुपए दे दिए। अब मेरी लायबिलिटी है ये कि इन फ्यूचर वो 5,000 रुपए मैं वापस आपको लौटाऊंगा।
और वो विद इंटरेस्ट। डिबेंचर के ऊपर आपको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट के सहित आपको पैसा लौटा देंगे। तो डिबेंचर एक तरीके से लायबिलिटी होती है, जिसमें एक कंपनी डिबेंचर देती है और उसके बदले में पब्लिक से पैसा लेती है, और उस पैसे को इन फ्यूचर कंपनी वापस लौटाती है और अपने डिबेंचर वापस ले लेती है। तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं अपन डिबेंचर को, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। ये एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या है? ये एक प्रूफ होता है कि आपने पब्लिक से पैसा उधार लिया है। तो अब देखिए बेटा, दूसरा एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कैपिटल आपको मैंने बताई दी, लाइबिलिटी मैंने आपको बताई दी, और अब अगर मैं बात करूं एसेट, तो एसेट के मेरे को कोई एग्जांपल बताएंगे? एसेट के कोई एग्जांपल मुझे बताएंगे स्टूडेंट्स? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे आप पर गर्व है कि आपने, देखिए, सभी आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड बेटा। नेहा, रक्षा, प्रिया, राकेश और सुधीर, अपूर्वा। वेरी गुड। तो तौशी, तौशी भी दे रही है आंसर। गुडविल, वेरी गुड। ज्वेलरी, ज्वेलरी, बिल्कुल सही है। लैंड, कृतिका का भी आंसर है। वेरी गुड कृतिका। तो देखिए बेटा, ये सब आपकी एसेट है। आप समझ गए, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं थोड़ा सा डेफिनेशन भी आपको बता दूं वापस से, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। ऐसी कोई भी थिंग जिसके ऊपर हमारा राइट है, जिसके ऊपर हमारा अधिकार है, जो हमारी ऑनरशिप में है, वो हमारी क्या कहलाएगी? एसेट कहलाएगी। दूसरा एक और, जो भी अमाउंट हमें किसी व्यक्ति से रिसीव्ड करना है, जो कि अभी रिसीव्ड नहीं किया हमने, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? एसेट कहलाएगी। जो कि एग्जाम्पल दिया था अभी, डेटर्स, डेटर्स का जो एग्जाम्पल दिया था, राकेश ने दिया था, तो वो डेटर्स भी हमारी क्या होगी? एसेट होगी। ठीक है। तो अब हम ये बता दें आपको कि एसेट, टॉपिक का नाम है बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, हमें एसेट को इक्वल करना है हमारी लाइबिलिटीज के। एसेट को हमें किसके इक्वल करना है? हमारी लाइबिलिटीज के इक्वल करना है। ठीक है। तो अब आपको मैं क्या करता हूं बेटा, एक फॉर्मेट बनाता हूं। ठीक है। उस फॉर्मेट को आप सभी बच्चे बनाइएगा, और उसके अंदर उस फॉर्मेट में ही हम हमेशा और हमेशा हर ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो देखिए, तो एक फॉर्मेट बना रहा हूं मैं, उस फॉर्मेट को आप सभी बच्चे लिखिएगा।
देखिए, ऊपर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम अकाउंटिंग। ऊपर मैंने हेडिंग डाला है अकाउंटिंग इक्वेशन। बोर्ड क्लियर नहीं है, बिल्कुल अब तो क्लियर कर दिया मैंने। और दूसरी बात, अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं बेटा, आप लिखिए अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रिया, मैंने बोल भी दिया है, तो आप सभी लिखिए अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ, फेयर कॉपी में भी बनाना है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला कॉलम आपको ड्रॉ करना है, वो है सीरियल नंबर। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, जिसके अंदर आप क्या करोगे, ट्रांजेक्शन जो भी हम परफॉर्म करेंगे वो नंबर डालोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन का सीरियल नंबर डालोगे। ठीक है, यदि डेट दे रखी है तो यहाँ पे डेट भी डालोगे, डेट। तो सीरियल नंबर ऑब्लिक करके डेट भी लिख लेना आप। अगर डेट दे रखी है ट्रांजेक्शन की तो डेट लिखना, डेट नहीं दे रखी है तो सीरियल नंबर लिख लेना 1 2 3 4। ठीक है। दूसरा जो है वो है ट्रांजेक्शन। दूसरा जो नंबर का है कॉलम वो है ट्रांजेक्शन। और इसके बाद आपकी, इसके बाद जो मैंने अभी अभी इक्वेशन बताई थी आपको, क्या बताई थी इक्वेशन, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो वो करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है एसेट। ठीक है, एसेट का कॉलम बहुत बड़ा बनाइएगा, मतलब अगर मैं कहूं एसेट जो है वो, यहाँ पर कॉलम बड़ा बनाइएगा। और इक्वल में क्या करना है आपको, एसेट इक्वल में क्या करना है आपको, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिखना है। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। मैंने सिंपल क्या किया है, एल प्लस सी लिखा है, तो आपको एल प्लस सी नहीं लिखना है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिखना है। और एसेट का कॉलम क्या होगा बेटा, बड़ा बनेगा, मतलब ये जो लाइन है ना, ये भी इतनी इतनी बड़ी बनेगी। जो मेरा बोर्ड दिख रहा है ना, इतना बड़ा, ये तो मेरे पास जगह ही कम है इसलिए मैंने इतना लिखा है। मैं चाहूं तो इस बोर्ड को ऐसे कर देता हूं, कैसे, ये लो, ये। तो अभी देखते हैं आपको अगर ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैं एक बार वापस कोशिश करता हूँ।
देखिए मैंने यहाँ पर जो नंबर डाला है वो डाला है सीरियल नंबर, और फिर उसके बाद में ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन के बाद में देखिए मैं एसेट का कितना बड़ा कॉलम बना रहा हूं, एसेट का कितना बड़ा कॉलम बना रहा हूं देखना। ये मैंने एसेट लिखा है और एसेट का मैंने, ये लो, इतना बड़ा कॉलम बनाया है मैंने। और लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यहाँ पे मैंने लिख दिया लायबिलिटी और इधर लिख दिया मैंने प्लस कैपिटल। अब देखिए मैं यहाँ पर एसेट के पार्ट करूंगा और ऐसे इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर एसेट के नाम आएंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एसेट के लाइन ड्रॉ करिए और फिर उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी पूरी, क्योंकि ये जो बीच वाली लाइन है, इस बीच वाली लाइन के अंदर एसेट के नाम आते जाएंगे, जो जो एसेट आएगी, जो जो एसेट आएगी। तो अब मैं आपको वन बाय वन आपको एक एक ट्रांजेक्शन बोलता जा रहा हूं और आपको समझाता जा रहा हूं, आप समझिएगा। जैसे कि पहला ट्रांजेक्शन मैंने कहा फर्स्ट ट्रांजेक्शन, तो मैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पर देखिए इधर लिखूंगा, फर्स्ट नंबर डालूंगा, फर्स्ट नंबर डालूंगा। और आप ट्रांजेक्शन के अंदर लिखना है आपको, ट्रांजेक्शन में आप लिखिए, मैं एक लाइन बोल रहा हूं वो लिखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, लिखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ट्रांजैक्शन के अंदर लिखिए। तो इससे क्या हुआ बेटा, वो सुनिएगा। जैसे कि ये बिजनेस है और किसी व्यक्ति ने क्या किया है, मान के चलो पैसा लगाया, तो पैसा लगाया है, कितना लगाया है पैसा, आप लिख लीजिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश विद रुपीज 45,000, 45,000। ये इसके अंदर नहीं लिखना है, मैंने समझाया बस ये ड्रॉ करके। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कौन सी दो चीजें अराइज हुई है, देखिए हमारे पास में पैसा आया, बिजनेस में हम सब ये सब चीजें करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। तो बिजनेस में पैसा आया, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या आया, कैश आया, पैसा आया डेट मीन्स कैश आया। तो कैश हमारी क्या होती है, एसेट होती है, तो हम उसको किस तरफ लिखेंगे, एसेट साइड में। दूसरा चीज, जैसे ही किसी व्यक्ति ने पैसा लगाया हमारे बिजनेस में, तो हमारी लायबिलिटी मतलब कैपिटल भी अराइज होगी, क्योंकि जब कोई भी पैसा लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल। तो एक ट्रांजेक्शन से क्या होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर कैसे होगी, तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने कॉलम बना दिया एक कैश का, ये लो मैंने कॉलम बना दिया किसका, कैश का। और इधर मैंने लिख दिया कैपिटल। आप चाहो तो यहाँ पे प्लस के साइन में भी लगा सकते हो और लायबिलिटीज में भी लिख सकते हो। कैपिटल जो है आप देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, ये लो मैंने क्या किया, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यहाँ पे प्लस लगाकर भी कर सकते हो, बाकी कॉलम भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो आपने लिखा है उसके अंदर कितना पैसा आया, कैश कितना आया, 45,000। तो मैंने किस 45,000 देखिए कैश के नीचे लिख दिया, हमारे पास पैसा आ गया। और अब जैसे ही किसी व्यक्ति ने पैसा लगाया तो वो लायबिलिटी भी हो गई हमारी, कि उसको वापस से ये पैसा लौटाना है, तो वो क्या है, कैपिटल है, तो वो
तो वो कितना है 45,000। तो अब देखिए एसेट और उधर लाइफ उधर इक्वल टू के बाद में आप देखिए 45,000, तो दोनों तरफ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। 45,000 उधर भी है, 45,000 इधर भी है। तो चलिए कल मुझे यहीं से ही आप बताना कि सर ये आपने करवा दिया था, इसके बाद में अब आपको ये बताना है। तो अभी हम क्लास को ओवर करते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ओके बाय। बाय प्रिया, बाय कुलदीप, रक्षा, नेहा, अपूर्वा, तोशी। हैव अ गुड डे। थैंक यू।